Hello, my dear students. How are you? Welcome to my YouTube channel Chemistry with Engineer अरविंद ठाकुर। आज मेरा जो वीडियो है वो डीएनए ब्लॉक का थर्ड वीडियो है। डीएनए ब्लॉक हम लोग पढ़ रहे हैं, उसमें आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी आज हमारा टॉपिक है। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता क्या है? हालांकि आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन इंथैल्पी को बहुत डिटेल में मैं बताया हूँ आपको पीरियोडिक टेबल में। पीटी का जो मेरा वीडियो है अपलोडेड है, उस पर आप जाकर डिटेल में समझ सकते हो कि आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, आयोनाइजेशन इंथैल्पी क्या होता है। लेकिन यहाँ पे मैं ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ उसके बारे में क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट्स के आयोनाइजेशन एनर्जी का भी बहुत इंपॉर्टेंस है उनके प्रॉपर्टीज़ में। आयोनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि किसी गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से वन इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो, दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी। और इसी को हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं। इसको डेल्टा एच आई से रिप्रेजेंट करते हैं और डेल आई एच से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी होता है। आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक ही है, बट एक माइनर डिफरेंस है। वो डिफरेंस यह है, हालांकि वो माइनर डिफरेंस का बहुत इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन अगर आप ध्यान दोगे तो इसका बहुत इंपॉर्टेंस भी है। आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन होता है कि इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम्स। मीन्स वन एटम से वन इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वह कहलाता है आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन आयोनाइजेशन इंथैल्पी जो होता है वन मोल एटम के लिए डिफाइंड होता है। वन एटम के लिए आयोनाइजेशन इंथैल्पी डिफाइंड नहीं होता है, क्योंकि इंथैल्पी टर्म जितना भी है वो मोल के टर्म्स में होता है। तो अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल में ले लोगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन इंथैल्पी एक ही हो जाएगा। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम का है तो वह आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं होगा। आयोनाइजेशन एनर्जी अगर मैं यहाँ पे लिखूँ एक्स जूल पर एटम मीन्स एक्स जूल पर एटम अगर मैं लिखूँ आयोनाइजेशन एनर्जी, तो यह आयोनाइजेशन इंथैल्पी के इक्वल नहीं होगा। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का आयोनाइजेशन एनर्जी का डेफिनेशन है इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम। अब यहाँ पे तीन टर्म इस्तेमाल होता है आयोनाइजेशन एनर्जी में, एक गैसियस, दूसरा आइसोलेटेड एंड तीसरा ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब क्या है? इसका मीनिंग यह है कि अब आपको वन एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है तो एनर्जी का रिक्वायरमेंट कितना होगा ये एक्चुअल में तब पता चलेगा जब आपका एटम आइसोलेटेड होगा, अलग होगा। क्योंकि अगर मान लो एटम का क्रिस्टल है, जैसे आपने सोडियम ही ले लिया, तो सोडियम के क्रिस्टल में बहुत सारा सोडियम एटम रहता है। अगर 23 ग्राम सोडियम ले लिए हो तो 23 ग्राम सोडियम में एवोगाड्रो नंबर के इक्वल सोडियम एटम होगा। सब एटम एक दूसरे को इफेक्ट करता है। किसी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट क्यों होता है? तो एटम का इलेक्ट्रॉन उसके न्यूक्लियस से अट्रैक्टेड रहता है। अब अगर एक सोडियम एटम है अलग, तो इससे इलेक्ट्रॉन निकालने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो इसका न्यूक्लियस डिसाइड करेगा। इसके न्यूक्लियस का फोर्स जितना स्ट्रांग होगा इलेक्ट्रॉन पे, उतना ही उस इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगा। लेकिन अगर आपने 23 ग्राम सोडियम ले लिया है, सोडियम का क्रिस्टल लिए हो, तो उसमें दूसरा जो सोडियम एटम यहाँ पे है, इसका न्यूक्लियस भी इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर सकता है, इसका इलेक्ट्रॉन भी इस इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर सकता है, जिसकी वजह से एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी जो रिक्वायर्ड होगा इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए वो आप कैलकुलेट नहीं कर पाओगे। इसलिए किसी एटम से वन इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एक्चुअल में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है ये तभी आप मेजर कर सकते हो जब आपके पास वन आइसोलेटेड एटम हो, वन एटम हो। वन एटम अगर नहीं है तो उस केस में आप एक्चुअल एनर्जी पता नहीं कर पाओगे। जैसे मान लो बहुत सारा, जैसे क्लासरूम में स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, किसी एक स्टूडेंट को पकड़ के मुझे बाहर निकालना है, तो उसको पकड़ के मैं बाहर निकाल दूंगा। कितना उसके पास ताकत है, मतलब जितना वो स्ट्रांग बच्चा होगा उतना उसको बाहर निकालने में मुझे उतना एनर्जी लगेगा। लेकिन अगर सभी बच्चे आपस में एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठ जाएं
तब किसी एक स्टूडेंट को बाहर निकालने में कितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, फिर वो मैं एग्जैक्ट मेजर नहीं कर पाऊंगा। इसीलिए यहाँ भी हम लोग क्या करते हैं कि पहले 1 आइटम लेते हैं। तो 1 आइटम आपको कब मिलेगा? तो जब आपका सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में होगा, क्योंकि जब गैसियस फॉर्म में रहता है, गैसियस फॉर्म, जब कोई भी सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में रहेगा तब उसके सभी मोलेकुल, सभी पार्टिकल, सभी एटम्स अलग अलग होंगे। अगर आप सोडियम को गैसियस फॉर्म में ले लो तो सोडियम के सभी एटम एक दूसरे से अलग हो जाएंगे, सेपरेट हो गए। अब गैसियस फॉर्म में आने के बाद भी जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स होते हैं, मोलिकुल्स होते हैं, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते रहते हैं। तब उसमें से 1 आइसोलेट करेंगे हम लोग। 1 एटम को आइसोलेट कर लिया, पहले मैटर को, सब्सटेंस को बनाया गैस। जब वो गैस बन गया तो उसकी 1 एटम को मैंने आइसोलेट कर लिया, एक से मैं रिप्रेजेंट करूँ एटम को, पहले गैसियस में कन्वर्ट किया, फिर 1 एटम का आइसोलेट कर लिया। अब जब 1 एटम आइसोलेट हो गया तो इसको ग्राउंड स्टेट में होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन किसी एटम का आप लिखते हो वह उसका ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। एज फॉर एग्जांपल सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है, 1s2 2s2 2p6 3s1। दिस इज ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप राइट करते हो ऑन द बेसिस ऑफ रूल्स, जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक कन्वर्जन राइट करने का रूल्स होता है, अबव प्रिंसिपल, पॉलिश एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड हुंड्स रूल, तीनों के बेसिस पे जो आंसर जो हम राइट करते हैं वह ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है। तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में किसी एटम का आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन कहाँ पे प्रेजेंट है वो फिक्स रहता है। जैसे सोडियम के इलेक्ट्रॉन रिमूव करोगे 1 इलेक्ट्रॉन तो 3s से आपको रिमूव करना है, क्योंकि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन यही है, क्योंकि हम लोग आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को ही रिमूव करते हैं पहले। लेकिन अगर आपका एटम ग्राउंड स्टेट में नहीं है, ग्राउंड स्टेट नहीं होने का मीनिंग हुआ अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड में चला गया है तो एक्साइटेड स्टेट तो फिक्स है नहीं, ग्राउंड स्टेट तो फिक्स है। जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटम का होता है एज पर रूल, दैट इज कॉल्ड ग्राउंड स्टेट। अब अगर सोडियम एक्साइटेड स्टेट में चला गया है, मान लो सोडियम का जो 3s का इलेक्ट्रॉन है वो 3p में चला गया है या 4s में चला गया है, तो फिर आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली कहाँ है, क्योंकि एक्साइटेड स्टेट तो बहुत सारे होते हैं बट ग्राउंड स्टेट तो एक ही है। जो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं वो ग्राउंड ही में राइट करते हैं। इसलिए एटम को ग्राउंड स्टेट में होना ज़रूरी है, तभी आप उसके एग्जैक्ट आयोनाइजेशन एनर्जी को कैलकुलेट कर सकते हो। तो दैट्स वाई हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी के डेफिनेशन में क्या बोलते हैं, इट इज़ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम। मीन्स किसी गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग हुआ कि आयन बनाना। कि आयोनाइजेशन एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग एटम को आयन में कन्वर्ट करते हैं, इसलिए इस प्रोसेस का नाम हो गया आयोनाइजेशन। और आयोनाइजेशन करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। तो आयोनाइजेशन एनर्जी अगर पर एटम है, 1 एटम से इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जितना एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वह होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम। आयोनाइजेशन एनर्जी पर एटम अगर है तो उसको इंथैल्पी हम लोग नहीं बोल सकते हैं, वो इंथैल्पी नहीं होगा, उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी नहीं बोला जा सकता है। लेकिन अगर आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल है, आयोनाइजेशन एनर्जी इस तरह से अगर लिखा हुआ है आयोनाइजेशन एनर्जी x किलो जूल पर मोल, इस तरह से अगर दिया हुआ है, मीन्स 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में एनर्जी जो रिक्वायर्ड हो रहा है वह होता है आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल। जैसे यहाँ पे x किलो जूल पर मोल दिया हुआ है, इसका मीनिंग यह हुआ कि 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो कितना है, x किलो जूल। तो ये जो पर मोल वाला है ये आपका आयोनाइजेशन इंथैल्पी कहलाता है। मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल को हम लोग आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोलते हैं, ये हमारा आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी होगा। मीन्स इसको आप ऐसे लिख सकते हो डेल्टा IH आयोनाइजेशन इंथैल्पी,
यह होगा x किलो जूल पर मोल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो। तो डेफिनेशन फाइनली क्या हुआ, आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल इज ऑल्सो कॉल्ड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी की अगर डेफिनेशन देना होगा तो बोलेंगे इट इज हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम। 1 मोल गैसियस आइसोलेटेड ग्राउंड स्टेट एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वह कहलाता है उसका आयोनाइजेशन इंथैल्पी, राइट। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अगर 1 एटम के लिए कर रहे हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी हुआ ओनली, लेकिन अगर 1 मोल एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा उसको आप आयोनाइजेशन एनर्जी पर मोल के साथ साथ आयोनाइजेशन इंथैल्पी भी बोल सकते हो। ओके, तो यह था आयोनाइजेशन एनर्जी, आयोनाइजेशन इंथैल्पी। अब पॉइंट यह है कि यह आयोनाइजेशन एनर्जी आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी आप उसको डेल्टा आई एच और डेल्टा एच आई भी लिख सकते हो। आयोनाइजेशन एनर्जी और आयोनाइजेशन इंथैल्पी किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? तो पहला फैक्टर न्यूक्लियर चार्ज। क्लियर सी बात है, न्यूक्लियर चार्ज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी भी उतना ही ज़्यादा होगा, क्योंकि न्यूक्लियर फोर्स ही रिस्पॉन्सिबल है इस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने के लिए। यह न्यूक्लियर चार्ज जेड हुआ एटॉमिक नंबर, और ये हुआ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन दोनों का चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम रहता है, ओनली साइन अपोजिट रहता है, इसलिए न्यूक्लियर चार्ज को मैं जेडी से रिप्रेजेंट करता हूं। यह हुआ न्यूक्लियर चार्ज, राइट। तो आयोनाइजेशन एनर्जी कौन कौन से फैक्टर पे डिपेंड करता है ये समझना बेहद ज़रूरी है। तो इसमें नंबर 1 पोजीशन पे न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज जितना ही ज़्यादा होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा होगा, इसलिए आयोनाइजेशन एनर्जी एंड आयोनाइजेशन इंथैल्पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इस न्यूक्लियर चार्ज को इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज भी कहा जाता है, आगे बताऊंगा, लेकिन अभी न्यूक्लियर चार्ज है। तो जैसे जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी होगा। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। अब यही वजह है कि किसी भी पीरियड में ये न्यूक्लियर आयोनाइजेशन एनर्जी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो किसी भी पीरियड में, पीटी के किसी पीरियड में अगर आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, लेफ्ट टू राइट, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ता है। हाँ, आउटर मोस्ट सेल सबका सेम रहता है, बट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने की वजह से लेफ्ट टू राइट जब जाओगे तो न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीजेज, और न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से आयोनाइजेशन एनर्जी भी इंक्रीज होगा, आई इंक्रीजेज। तो किसी पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू बढ़ेगा, राइट। ये हमारा पीरियोडिक ट्रेंड हुआ। अब दूसरा फैक्टर देखते हैं जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है, और वो सेकेंड फैक्टर है साइज। अब हमारा ये न्यूक्लियस है और ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब ये न्यूक्लियस और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन क्लाउड के बीच का डिस्टेंस r है। ये r जितना बड़ा होगा, मीन्स एटम का साइज जितना बड़ा होगा, एटॉमिक रेडियस जितना बड़ा होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतना ज़्यादा डिस्टेंट होगा। और आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस जितना ज़्यादा डिस्टेंट होगा, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही क्या होगा, कम होगा, क्योंकि कूलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होता है, F = K Q1 Q2/r², मीन्स चार्ज पार्टिकल के बीच के डिस्टेंस के स्क्वायर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो जैसे जैसे एटम का साइज बढ़ेगा वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से डिस्टेंट होता जाएगा, और वैसे वैसे न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन पे घटता जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स डिक्रीज होगा
तो फिर क्या डिक्रीज होगा जी, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा वो डिक्रीज हो जाएगा, जिसकी वजह से हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। साइज जितना बड़ा होगा आयोनाइजेशन एनर्जी उतना ही कम होगा, राइट। अब इसका इफेक्ट क्या होगा पीरियोडिक ट्रेंड में देखते हैं। तो पीरियोडिक ट्रेंड इसका देखो क्या होगा, पीरियोडिक ट्रेंड। अब किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप आओगे, टॉप टू बॉटम अगर आप आते हो किसी ग्रुप में, तो राइट है ऊपर से नीचे ग्रुप में आते हो तो साइज बढ़ता है, साइज इंक्रीजेज। हालांकि ऊपर से नीचे जब किसी ग्रुप में हम लोग आते हैं तो एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, बट साइज और एटॉमिक नंबर में डोमिनेटिंग फैक्टर साइज होता है। ग्रुप में टॉप टू बॉटम आप आते हो तो साइज इंक्रीज होता है और एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, एटॉमिक नंबर इंक्रीजेज, एटॉमिक नंबर भी इंक्रीज होता है, बट डोमिनेटिंग फैक्टर इज साइज, डोमिनेटिंग फैक्टर इज साइज। ग्रुप में डोमिनेटिंग फैक्टर साइज होता है तो साइज के अकॉर्डिंग होगा, ऊपर से नीचे आने पे साइज इंक्रीज हो रहा है। साइज इंक्रीज होने का मीनिंग हुआ आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज होगा। राइट। तो टॉप टू बॉटम जब हम लोग आते हैं तो आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है जनरली। उसके पीछे रीजन क्या है, साइज का इंक्रीज होना। साइज के इंक्रीज होने से टॉप टू बॉटम आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होता है, ये जनरल ट्रेंड है। हालांकि डीएनए ब्लॉक में ट्रेंड में थोड़ा सा चेंजेज आएगा, बट जनरल ट्रेंड हमारा यही है पीरियोडिक ट्रेंड। ग्रुप और पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ेगा, ग्रुप में घटेगा, मीन्स फाइनल ट्रेंड यही हो गया कि इस साइड अगर जाते हो लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम आते हो तो डिक्रीज होगा, मीन्स टॉप टू बॉटम डिक्रीजेज, लेफ्ट टू राइट इंक्रीजेज। ये हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी का पीरियोडिक ट्रेंड हुआ, राइट। अब आगे बढ़ते हैं, अगला फैक्टर। इन दोनों के अलावा ये मेन फैक्टर है, आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करने वाला मेन फैक्टर ये दो है, मीन्स इसी दो फैक्टर पे एलिमेंट्स का आयोनाइजेशन डिपेंड करता है। लेकिन इसके अलावा भी फैक्टर्स है। इसके अलावा तीसरा फैक्टर है, वो है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अगर किसी एलिमेंट के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो वह एलिमेंट अपने स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन को रिटेन रखना चाहता है, मेंटेन रखना चाहता है, इसलिए उस एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, राइट। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ पे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड सिलिकॉन के एग्जाम्पल ले रहे हैं। गौर से देखिए, ऑल आर फ्रॉम सेम पीरियड, सब के सब एक ही पीरियड का है। सोडियम का सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन, सोडियम का होता है 2s2 2p6 3s1, सोडियम का इस तरह से है। मैग्नीशियम का 2s2 2p6 3s2, एल्युमिनियम का 2s2 2p6 3s2 3p1, सिलिकॉन का 2s2 2p6 3s2 3p2। यह हुआ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। ऑल एलिमेंट्स एक ही पीरियड का है। आयोनाइजेशन एनर्जी के रूल के अकॉर्डिंग लेफ्ट टू राइट न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने से लेफ्ट टू राइट जब पीरियड में जाओगे तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ना चाहिए।
आयन एसिड इंक्रीज होना चाहिए। लेकिन चलिए यहाँ पे कंपेयर करते हैं। सोडियम से ज़्यादा आयन एनर्जी अगर हम लोग बात करें I1 का, किसी एटम ऐसे जनरल डेफिनेशन होता है कि किसी एटम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट हो दैट इज कॉल्ड आयोनाइजेशन एनर्जी। लेकिन किसी एटम से अगर मोर देन 1 आप इलेक्ट्रॉन निकालते हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। I1 हुआ फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी, मीन्स इट इज एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव फर्स्ट इलेक्ट्रॉन ऑफ एन एटम। किसी एटम से पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है उसको हम लोग बोलते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी। तो यहाँ पे सोडियम से और मैग्नीशियम के कंपैरिजन करते हैं फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी में। तो सोडियम से ज़्यादा मीन्स मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर है, मीन्स न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है। दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। इसके पास भी आउटर मोस्ट शेल में 3s हाफ फिल्ड है और इसमें भी 3s क्या है, फुल फिल्ड है। तो दोनों के पास एस मीन्स हमारा सबसेल अगर हाफ फील्ड है या फुल फील्ड है तो दोनों कंडीशन में स्टेबल होता है। तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन लगभग दोनों के पास एक ही जैसा है। तो न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेगा तो सोडियम से आयोनाइजेशन एनर्जी मैग्नीशियम का ज़्यादा होता है। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी सोडियम से ज़्यादा मैग्नीशियम का होता है। अब मैग्नीशियम और एल्युमिनियम में हम लोग कंपैरिजन करते हैं यहाँ पे। तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में कंपैरिजन अगर हम लोग करेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी का तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हम लोग 3s2 से निकाल रहे हैं जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, 3p1 से निकल रहा है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अगर कोई सबसेल फुलफिल्ड है तो स्टेबल है। तो यहाँ पे 3s से निकल रहा है, मीन्स एल्युमिनियम मैग्नीशियम है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन बट एल्युमिनियम हैज़ नो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो अगर दो एलिमेंट है जो सेम पीरियड में है और एडजेसेंट एलिमेंट है जिनके एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 1 का है, तो जिसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होगा उसका एनर्जी ज़्यादा होगा। तो यहाँ पे एक्सेप्शनली मैग्नीशियम का फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा हो जाएगा ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ मैग्नीशियम, राइट। अब फिर आगे बढ़ते हैं, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में कंपैरिजन करते हैं। तो नाइदर एल्युमिनियम नॉट सिलिकॉन हैज़ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पे 3p1 है, यहाँ पे 3p2 है, दोनों में से किसी के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसका मीनिंग यह हुआ कि यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेगा आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा। तो सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम से ज़्यादा है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर न्यूक्लियर एल्युमिनियम से ज़्यादा है, इसलिए सिलिकॉन का आयोनाइजेशन एनर्जी एल्युमिनियम से ज़्यादा होगा। ओके, अब मैग्नीशियम और हम लोग सिलिकॉन में कंपैरिजन करेंगे कि मैग्नीशियम और सिलिकॉन में किसका आयोनाइजेशन ज़्यादा होगा, क्योंकि मैग्नीशियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और सिलिकॉन के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो सुनो आप सब, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का रोल तभी होगा जब एलिमेंट्स के एटॉमिक नंबर में डिफरेंस 1 होगा। एटॉमिक नंबर में डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा हो गया तो न्यूक्लियर चार्ज विल बी डोमिनेंट, न्यूक्लियर चार्ज डोमिनेंट हो जाएगा। और इस तरीक़ा से फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी हमारा अगर देखेंगे तो मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा किसका, सिलिकॉन का, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा हो गया, मैग्नीशियम इसका एटॉमिक नंबर सोडियम का 11, मैग्नीशियम का 12, एल्युमिनियम का 13, सिलिकॉन का 4। अगर न्यूक्लियर चार्ज और एटॉमिक नंबर का डिफरेंस अगर 1 से ज़्यादा है तो उस केस में हमारा न्यूक्लियर चार्ज ही डिसाइड करेगा कि आयोनाइजेशन एनर्जी का वैल्यू क्या होगा, क्योंकि वही डोमिनेटिंग हो जाता है। तो यह आयोनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड हुआ है जो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन पे भी डिपेंड करता है। अब अगर हम लोग सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी की बात करें, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मीनिंग हुआ कि दूसरा इलेक्ट्रॉन निकालना, I2 इसको रिप्रेजेंट करते हैं, मीन्स सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब हुआ किसी एटम से सेकेंड इलेक्ट्रॉन का निकालना, मीन्स एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव सेकेंड इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। तो सेकेंड का मीनिंग 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद
हमारा सोडियम क्या बन जाएगा, सोडियम प्लस, सोडियम हो जाएगा सोडियम प्लस। सोडियम प्लस होने का मीनिंग हुआ कि 3s1 निकल गया, मीन्स 3s1 का इलेक्ट्रॉन निकल गया। सोडियम के पास कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, 2s2 2p6। मैग्नीशियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद क्या हो जाएगा, 3s1 हो जाएगा। एल्युमिनियम से 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद क्या हो जाएगा, 3p1 का इलेक्ट्रॉन निकल गया, 3s2 हो गया। सिलिकॉन का 1 इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद क्या हो जाएगा, 3p2 के बजाय 3p1 हो जाएगा। तो अब सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन से एक एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है, सब के सब मोनोवेलेंट बन गया, कटायन बन गया है। तो देखो जी, ये तो नेचुरल है कि किसी भी आइटम का सेकेंड एनिवर्सरी का वैल्यू फर्स्ट से ऑलवेज ग्रेटर होगा। क्यों, क्योंकि आफ्टर रिमूवल ऑफ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एटम बिकम्स कटायन एंड कटायन अपोजेज फर्दर रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन स्ट्रांगली। न्यूट्रल एटम के कंपैरिजन में कटायन इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का ज़्यादा अपोज करेगा, क्योंकि वो पॉजिटिव चार्ज बन गया है, वो नहीं चाहेगा कि फर्दर पॉजिटिव चार्ज एटम पे आए। इसलिए सेकेंड एनर्जी ऑफ एनी एटम इज ऑलवेज ग्रेटर देन फर्स्ट एनर्जी। ये तो कन्फर्म है कि सेकेंड एनर्जी अगर मान लो मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो फर्स्ट इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है वो I1 है। सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है I2 है। थर्ड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट है I3 है। तो नेचुरली I1 से ग्रेटर होगा I2, I2 से ग्रेटर होगा I3, क्योंकि जैसे जैसे एटम से इलेक्ट्रॉन निकालते जाओगे वह कटायन होता जाएगा, पॉजिटिव चार्ज के पास आता जाएगा, और वैसे वैसे उससे इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना और डिफिकल्ट होता जाएगा। तो यहाँ देखो, अब सेकेंड एनर्जी की बात करते हैं। तो सेकेंड एनर्जी सोडियम प्लस मैग्नीशियम, तो यहाँ तो न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है मैग्नीशियम का, लेकिन एक्सेप्शनली यहाँ पे सोडियम प्लस का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू वेरी हाई हो जाएगा मैग्नीशियम से। ऐसा क्यों जी? तो इसके पीछे रीजन यह है कि सोडियम के पास क्या आ गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग हुआ आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2s2 2p6। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होना और नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन होना, दोनों में बहुत बड़ा फर्क है। नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन का मीनिंग हुआ कि हमारे एलिमेंट को क्या मिल गया, एक तरह से वह कॉन्फ़िगरेशन मिल गया जिसके बाद वो स्टेबल हो गया, अब वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा। हम लोग ऐसा मानते हैं कि नोबल गैस का रिएक्टिविटी बहुत कम होता है उनके इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट की वजह से, उनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से। तो जिस तरीका से एक तरह से मोक्ष मिलना होता है ना, हिंदू धर्म माना जाता है कि अगर किसी आदमी को पूजा पाठ क्यों लोग करता है, मोक्ष मिलने के लिए, सॉल्वेशन। मतलब इस दुनिया में हम लोग हिंदू धर्म का मानना यह है कि लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, फिर आते हैं, मीन्स सोल इज इमोर्टल, वो बढ़ता नहीं है। आदमी बदलते रहता है, मरता है, जिस तरह से कपड़ा आदमी बदलता है उस तरह से आत्मा शरीर बदलते रहती है। तो लोग साधु संत लोग तपस्या करता है कि हमें मोक्ष मिल जाए, मीन्स इस दुनिया में आने जाने के चक्कर से मुक्ति मिल जाए, और जो आत्मा इस दुनिया में आना जाना बंद कर देती है वो परमात्मा मिल जाती है, मीन्स फिर वो दोबारा धरती पे नहीं आती है। उसी तरीक़े से जिस एटम को नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है उसको मोक्ष मिल जाता है, वो बहुत स्टेबल हो जाता है, वो नहीं चाहता कि फर्दर वो केमिकल एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करे, तो वो नहीं चाहता कि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन फिर निकले। तो सोडियम प्लस अपने सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का बहुत बड़ा अपोज करेगा, क्योंकि उसके पास क्या आ चुका है, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैग्नीशियम के पास ऐसा तो नहीं है, इसके पास सिंपल कॉन्फ़िगरेशन है। हाँ, इसके पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, 3s में 1 इलेक्ट्रॉन है, 3s ऑर्बिटल जिससे इलेक्ट्रॉन रिमूव करना है, वो हाफ फील्ड है। लेकिन सोडियम के पास नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन है, इसलिए सोडियम का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू मैग्नीशियम से ज़्यादा होगा। अब मैग्नीशियम एल्युमिनियम कंपेरिजन करते हैं, तो मैग्नीशियम एल्युमिनियम में किसी के पास भी नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, कि दोनों ही के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। मैग्नीशियम प्लस के पास 3s1 है, एल्युमिनियम प्लस के पास 3s2 है, दोनों के पास एक ही जैसा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो इस यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन हैव नो रोल। अगर दोनों ही एटम में से किसी के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है और दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो ऐसे केसेस में कॉन्फ़िगरेशन हैज़ नो रोल,
तो यहाँ किसका रोल होगा, न्यूक्लियर चार्ज। एल्युमिनियम का न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीशियम से ज़्यादा है, इसलिए एल्युमिनियम का सेकेंड एनर्जी मैग्नीशियम से क्या होगा जी, ज़्यादा होगा, राइट। अब सिलिकॉन और इसमें कंपैरिजन करते हैं, एल्युमिनियम और सिलिकॉन में। तो यहाँ पे देखो एल्युमिनियम के पास 3s2 मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, सिलिकॉन के पास नहीं है। सिलिकॉन में इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, P से निकल रहा है, और एल्युमिनियम में इलेक्ट्रॉन किससे निकल रहा है, S से निकल रहा है, जो एक स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। 3s2 स्टेबल होता है, मीन्स हमारे S सबसेल फुलफिल्ड है, अगर हाफ फिल्ड है तो स्टेबल होता है, इसलिए यहाँ पे एल्युमिनियम का सेकेंड एनर्जी सिलिकॉन से ज़्यादा हो जाएगा, राइट। अब बात करते हैं हम लोग थर्ड एनर्जी की, I3 थर्ड एनर्जी की बात करते हैं। थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, थर्ड आयोनाइजेशन क्या मीनिंग हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया है। ये राइट है कि सोडियम सेकेंड इलेक्ट्रॉन के रिमूवल का बहुत बड़ा अपोज करेगा, लेकिन आपको तो पता है दुनिया में हर चीज़ का कीमत है, अगर पे करोगे तो मिलेगा। तो सोडियम से इलेक्ट्रॉन तो रिमूव कर ही सकते हैं हम लोग। अब मान लो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो सोडियम के 2p क्या हो गया, 5 हो गया। मैग्नीशियम से जब 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इसके पास 3s का इलेक्ट्रॉन निकल गया। अब इसके पास ये क्या आ गया जी, ये हो जाएगा 2s2 2p6। एल्युमिनियम से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, अब इसका 3s का एक इलेक्ट्रॉन और निकल गया, ये हो जाएगा 3s1। सिलिकॉन से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो अभी हो जाएगा 3p निकल गया 3s2, राइट। अब हम लोग कंपैरिजन करते हैं। अब सोडियम हैज़ नो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, अब सोडियम को स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए सोडियम और मैग्नीशियम की बात करेंगे तो मैग्नीशियम का थर्ड एनर्जी का वैल्यू सोडियम से ज़्यादा होगा, क्योंकि सोडियम के पास कोई स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। तो जब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं होगा तो न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करेगा। लेकिन इस बार मैग्नीशियम के पास क्या आ गया, नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, 2s2 2p6 नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन आ गया मैग्नीशियम के पास। तो इस बार मैग्नीशियम का आंसर सोडियम से बहुत बड़ा होगा। एक तो न्यूक्लियर चार्ज भी ज़्यादा है इसका, ऊपर से इसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ गया। दोनों फैक्टर की वजह से इस बार मैग्नीशियम का थर्ड एनर्जी सोडियम से बहुत बहुत बड़ा होगा, राइट। अब मैग्नीशियम का एल्युमिनियम से कंपैरिजन करते हैं तो फिर वही कहानी, मैग्नीशियम 2+ हैज नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन, जिसकी वजह से एल्युमिनियम से बहुत ज़्यादा एनर्जी होगा, मैग्नीशियम का मतलब ज़्यादा होगा। अब हम लोग एल्युमिनियम और सिलिकॉन में कंपैरिजन करते हैं। दोनों के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इसके पास 3s1 है, इसके पास 3s2 है। इसका आउटर मोस्ट शेल हाफ फिल्ड है, इसका फुल फिल्ड है, दोनों ही स्टेबल होता है। तो कौन डिसाइड करेगा, तो न्यूक्लियर चार्ज। सिलिकॉन का न्यूक्लियर चार्ज एल्युमिनियम से ज़्यादा है, इसलिए एनर्जी ऑफ सिलिकॉन विल बी ग्रेटर देन एल्युमिनियम। तो इस तरीका से एनर्जी का वैल्यू होता है, डिटरमिन होता है। अब यहाँ एक दो बातें समझने वाला है, जैसे सोडियम का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। इसका मतलब हुआ कि सोडियम एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है। यहाँ आप देख रहे हो कि मैग्नीशियम का थर्ड एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो गया, इसका मीनिंग हुआ मैग्नीशियम 2 ही इलेक्ट्रॉन रिलीज करना चाहता है। तो इस तरीका से ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी हम लोग डिसाइड कर सकते हैं कि किसी एटम का वैलेंसी क्या है, कोई एटम कितना इलेक्ट्रॉन को लॉस करना चाहता है केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन में। तो यह हुआ एनर्जी ऑन द बेसिस ऑफ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, मीन्स आयोनाइजेशन एनर्जी के वैल्यू में न्यूक्लियर चार्ज साइज के साथ साथ स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन मीन्स के बाद चौथा फैक्टर जो आता है वो होता है स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट।
स्क्रीनिंग इफेक्ट और शील्डिंग इफेक्ट। ये क्या होता है? तो होता यह है कि जैसे इस एटम के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे, सब इनर इलेक्ट्रॉन्स है, जैसे जैसे एटम के पास इनर इलेक्ट्रॉन्स का नंबर बढ़ता है, वैसे वैसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन घटने लगता है। आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज होने लगता है। इसी इफेक्ट को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। कहा जाता है कि आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये स्क्रीन का काम करता है, पर्दा का काम करता है, जिसकी वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हो जाता है। तो स्क्रीनिंग इफेक्ट का डेफिनेशन होता है कि डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इनर इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड स्क्रीनिंग इफेक्ट। अब पॉइंट यह है कि ये स्क्रीन का काम करता कैसे है। जैसे मान लीजिए घर के गेट पे आप पर्दा लगा देते हो, तो वहाँ पे पर्दा स्क्रीन का काम करता है, सनलाइट जो आता है उस लाइट को रिफ्लेक्ट कर देता है, इसलिए अंदर के जो भी चीज़ है, अंदर जो बैठा हुआ है वो बाहर नहीं दिखता है, और बाहर का जो सामान है वो अंदर नहीं दिखता है। मीन्स पर्दा एक तरह से डिवाइड कर देता है रीजन को दो कंपार्टमेंट में। क्यों? क्योंकि पर्दा जो लाइट आता है उसको रिफ्लेक्ट कर देता है। तो लाइट जब रिफ्लेक्ट कर देगा, लाइट आपके आई में आएगा ही नहीं बाहर के ऑब्जेक्ट का, तो फिर आप बाहर के ऑब्जेक्ट को देख नहीं पाते हो, और इस तरीक़ा से पर्दा क्या कर देता है, विजुअलाइजेशन को कम कर देता है। बट हमारा इनर इलेक्ट्रॉन्स किस तरीक़ा से पर्दा का काम करता है, ये समझना जरूरी है। तो इसके वजह, इसका रीज़न ये है कि जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये आउटर मोस्ट जो न्यूक्लियस है, वो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे अट्रैक्टिव फोर्स लगाता है, अट्रैक्टिव फोर्स। बट जो इनर इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन को रिपेल करता है। तो ये सब इनर इलेक्ट्रॉन्स इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर रिपल्सिव फोर्स लगाता है, रिपल्सिव फोर्स। इस रिपल्सिव फोर्स की वजह से नेट अट्रैक्टिव फोर्स आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे कम हो जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे न्यूक्लियस इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे 2 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है, राइट। और जितने भी अंदर में इलेक्ट्रॉन्स है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में जितने भी इनर इलेक्ट्रॉन्स है, ये सब इस आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो रिपल्सिव फोर्स एक्ट कर रहा है, वो मान लो 1 न्यूटन का है। तो हमारा इलेक्ट्रॉन नेट अट्रैक्टिव फोर्स कितना एक्सपीरियंस करेगा? नेट अट्रैक्टिव फोर्स 2 - 1 न्यूटन हो जाएगा। तो नेट अट्रैक्टिव फोर्स घट गया। तो इसी को हम लोग बोलते हैं स्क्रीनिंग इफेक्ट। स्क्रीनिंग इफेक्ट यही होता है, और स्क्रीनिंग इफेक्ट को हम लोग सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। सिग्मा में 6 को सुला दो तो सिग्मा हो जाता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट को अगर क्लियरली डिफाइंड करें, मीन्स बेटर वे में, तो अब यह होगा कि इट इज डिक्रीज इन न्यूक्लियर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एट आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन्स। इनर इलेक्ट्रॉन्स के इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सिव फोर्स की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पे जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, न्यूक्लियस फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं जी? स्क्रीनिंग इफेक्ट बोलते हैं। तो अब इस स्क्रीनिंग इफेक्ट की वजह से हमारा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस करता है, वो एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाता है। तो अगर न्यूक्लियर अट्रैक्टिव फोर्स एक्चुअल वैल्यू से कम हो जाएगा, तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो एक्सपीरियंस करेगा न्यूक्लियर चार्ज, वो एक्चुअल से कम एक्सपीरियंस करेगा। तो जो न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंस करता है, उसी को कहा जाता है जेड इफेक्टिव। जेड इफेक्टिव और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। और इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज किस तरह से निकलेगा? तो जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस स्क्रीनिंग इफेक्ट। जेड इफेक्टिव इज इक्वल टू होता है जेड माइनस सिग्मा। यह हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज का एक्सप्रेशन। जेड हुआ न्यूक्लियर चार्ज,
सिग्मा हुआ स्क्रीनिंग इफेक्ट और जेड इफेक्टिव हुआ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जितना ही ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट होगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उतना ही कम होगा। ओके, तो हमारे स्क्रीनिंग इफेक्ट का भी इफेक्ट होता है। अब स्क्रीनिंग इफेक्ट का डोमिनेंट इफेक्ट तो पी ब्लॉक में दिखता है, बट यहाँ भी थोड़ा डी ब्लॉक में भी आपको दिखेगा। लेकिन अब जनरल किसी ग्रुप में टॉप टू बॉटम आओगे तो इनर इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेगा। इनर इलेक्ट्रॉन्स के बढ़ने की वजह से क्या बढ़ेगा? स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ेगा। स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ने से क्या घटेगा? जेड इफेक्टिव डिक्रीज होता है और इस तरीक़ा से आयनोइज एनर्जी डिक्रीज हो जाता है। तो टॉप टू बॉटम आने पे सिग्मा इंक्रीज होता है, सिग्मा इंक्रीज होगा तो जेड इफेक्टिव डिक्रीज होगा, तो आयनोइज एनर्जी भी क्या होगा? डिक्रीज होगा। तो ये तो हम लोग पहले से भी जानते हैं। लेकिन स्क्रीनिंग इफेक्ट के बारे में जो सबसे इंपॉर्टेंट बात हमें पता होना चाहिए वो यह है कि जितने भी हमारे एस पी डी एफ सबसेल होते हैं इसमें सबसे ज़्यादा स्क्रीनिंग इफेक्ट एस के इलेक्ट्रॉन का होता है, उससे कम पी का, उससे कम डी का, सबसे कम एफ का। इसके पीछे रीज़न यह है कि एस सबसेल न्यूक्लियस के काफ़ी करीब होता है और वो काफ़ी डेंस होता है, इसलिए एस सबसेल न्यूक्लियस को बहुत ज़्यादा कवर कर देता है, उसके बहुत ज़्यादा मतलब अट्रैक्टिव फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है। और पी सबसेल उससे डिस्टेंट होता है तो उसका कवरेज और थोड़ा डिफ्यूज भी होता है, तो वो कम उस पर स्क्रीन का काम करता है। डी सबसेल और न्यूक्लियस से दूर होता है, डिस्टेंट होता है, तो वह कवर और कम करता है और वो भी रेयर होता है, डेंस नहीं होता है। एफ सबसेल न्यूक्लियस से बहुत दूर रहता है तो काफ़ी रेयरर होता है। तो जब पर्दा, जिस तरह से आपका पर्दा जितना थिक होगा, जितना मोटा होगा, उतना ही बेटर वर्क करता है स्क्रीन का, ठीक वैसे ही हमारा सबसेल जितना डेंस रहता है उसका स्क्रीन फिर उतना ही हाई होता है। और इस तरीक़ा से एस सबसेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन इफेक्ट हाईएस्ट होगा और एफ सबसेल के इलेक्ट्रॉन का स्क्रीन इफेक्ट लोएस्ट होगा। अब इसके बाद एक और फैक्टर होता है कि एस पी डी एफ मीन्स पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ सबसेल, इस पे भी डिपेंड करता है हमारा आयोनाइजेशन एनर्जी। पेनिट्रेटिंग इफेक्ट ऑफ सबसेल, सबसेल के पेनिट्रेटिंग इफेक्ट का मतलब हुआ कि अगर एक ही सेल का एस सबसेल है, पी सबसेल है, डी सबसेल, एफ सबसेल है, एक ही सेल के 4 सबसेल हैं, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालने की बात करें तो आयोनाइजेशन एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन निकालने में, उससे कम पी, उससे कम डी, सबसे कम एफ। क्यों? क्योंकि किसी सेल का एस सबसेल न्यूक्लियस के सबसे करीब रहता है तो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ प्रोटेक्शन हाईएस्ट होता है, इसलिए एस सबसेल इलेक्ट्रॉन को, एस सबसेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने में एनर्जी सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होता है। पी सबसेल का उससे कम होता है, डी का उससे कम होता है, एफ का सबसे कम होता है। ओके, तो यह 5 फैक्टर था जो आयोनाइजेशन एनर्जी को अफेक्ट करता है। अब हम लोग इस चीज़ को अपने डीएनए ब्लॉक में, मीन्स डी ब्लॉक में अप्लाई करते हैं। डी ब्लॉक में देखिए 3D सीरीज की बात करते हैं। सबसे पहले 3D सीरीज स्कैंडियम से लेकर के जिंक तक अगर आप बात करोगे, स्कैंडियम का 3D1 4s2, वेनेडियम का 3D2 4s2, उसके बाद टिटेनियम, वेनेडियम 3D3 4s2। इस तरीक़ा से आप आगे बढ़ोगे, क्रोमियम 3D5 4s1, मैग्नीज 3D5 4s2, आयरन 3D6 4s2, कोबाल्ट 3D7 4s2, निकेल 3D8 4s2, कॉपर 3D10 4s1, जिंक 310 4s2। तो एक तो यहाँ पे लेफ़्ट टू राइट जा रहे हो
तो रूल के मुताबिक आयन एनर्जी बढ़ना चाहिए, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है तो। लेकिन बीच बीच में एबनॉर्मल इफेक्ट आ जाता है स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन के होने की वजह से। जैसे हमारा क्रोमियम है, क्रोमियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीज के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो फर्स्ट आयन एनर्जी का वैल्यू हमारा मैग्नीज का आयरन से ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि मैग्नीज के पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। क्योंकि यहाँ पे देख लो इसका डी भी हाफ फील्ड है और इसका 4s भी हाफ फील्ड है, तो फर्स्ट आयन एनर्जी की बात करेंगे तो मैग्नीज का आयरन से ज़्यादा होगा। सेकेंडली जिंक की बात करेंगे तो जिंक का बहुत ज़्यादा होगा, क्योंकि जिंक के पास क्या है, कंप्लीट स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो फर्स्ट आयन एनर्जी की बात करेंगे तो सबसे ज़्यादा किसका होगा, जिंक का होगा, क्योंकि जिंक का न्यूक्लियर चार्ज भी हाईएस्ट है और जिंक के पास क्या है, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन भी है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे जैसे जैसे हम लोग पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ता ही है। वो थोड़ा बहुत स्टेबल क्योंकि वो रूल तो फिक्स है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने के साथ साथ आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज होगा। हाँ, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से बीच में एक दो का थोड़ा किसी का हाई किसी का लो हो जाता है, और उसका रीजन यहाँ पे Mn का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी आयरन से ज़्यादा होगा, क्योंकि Mn के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और आयरन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं इसी तरह से सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी का, I2 का सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी। तो सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी में यहाँ पे देखते हैं क्रोमियम, क्रोमियम प्लस हो गया, अब इसके पास आ गया है 3d5, मैग्नीज, मैग्नीज भी प्लस हो गया, इसके पास आ गया 3d5 4s1, आयरन 3d6 4s1, कॉपर, कॉपर का फर्स्ट इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद 3d10 हो गया। कॉपर के पास पहले भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन था और एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद भी स्टेबल ही रह गया, 3d10 अभी भी है, स्टेबल है। जिंक Zn प्लस 310 4s1, अभी भी जिंक के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। अब इसमें सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी की जो बात है वो इस पर डिपेंड करता है कि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद जो आयनाइजेशन एनर्जी आएगा, सेकेंड आयनाइजेशन एनर्जी दो फैक्टर पर डिपेंड करता है। एक प्रेजेंट उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, और दूसरा इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो वो डाइवेलेंट बनेगा कैटायन, तब उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। जैसे यहाँ पे मैं आपको बता रहा, जैसे Mn के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, क्रोमियम के पास भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, तो Mn और क्रोमियम का जो एक्सपेक्टेड आयनाइजेशन एनर्जी होगा न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे उससे ज़्यादा होता है। लेकिन जब हम लोग कंपैरिजन करते हैं Mn का आयरन से, जैसे यहाँ पे देखो, तो होता क्या कि Mn के पास अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी Mn के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, 3d5 4s1। वन इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी क्रोमियम के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही है, 3d5d। तो यहाँ पे इनके पास एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। आयरन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन अभी नहीं है, एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी आयरन के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। अलग यहाँ आयरन के बारे में बोल सकते हैं कि 4s2 इसका भी आउटर मसल फुलफिल्ड है, जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना है और फुलफिल्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही हुआ। इसी वजह से फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो होता है, पहला इलेक्ट्रॉन जब हम लोग निकालते हैं, वो मैग्नीज और आयरन का जब हम लोग कंपेरिजन करते हैं, तो ऐसे मैग्नीज के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ओवरऑल है, डी में 5 इलेक्ट्रॉन हाफ फील्ड है और 4s फुलफिल्ड है, तो उस हिसाब से मैग्नीज का ज़्यादा होना चाहिए था आयरन से। लेकिन चूंकि जिस सेल से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं आउटर मसल 4s से, मतलब आउटर मसल 4 के सबसेल 4s से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर रहे हैं, वह 4s से दोनों में फुलफिल्ड है, मैग्नीज में और आयरन में दोनों में फुलफिल्ड है। इसलिए यहाँ पे एक्सपेरिमेंटली देखा गया है, देख लो डेटा, मैग्नीज का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी 717 होता है किलोजूल पर मोल, और आयरन का होता है 776 किलोजूल पर मोल। मीन्स आयरन का फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी मैग्नीज से ज़्यादा होता है, क्योंकि आयरन का न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीज से ज़्यादा है। दोनों के पास जिस सेल से इलेक्ट्रॉन निकालना है वो सेल फुलफिल्ड है, तो स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन एक तरह से दोनों के पास हुआ।
इसलिए स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन का यहाँ बहुत बड़ा रोल नहीं है, न्यूक्लियर चार्ज डिसाइड करता है और उस तरह से न्यूक्लियर चार्ज के बेसिस पे हमारे मैग्नीज का फर्स्ट आयन एनर्जी आयरन से कम हो जाता है, मीन्स आयरन का फर्स्ट आयन एनर्जी मैग्नीज से ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको दिख रहा है डेटा। अब हम लोग बात करते हैं सेकेंड आयन एनर्जी का, मीन्स पहला इलेक्ट्रॉन आपने निकाल लिया, अब सेकेंड निकालने की बारी है। तो सेकेंड आयन एनर्जी की अगर बात करें तो उसका भी डेटा देखो, मैग्नीज का सेकेंड आयन एनर्जी 1509 होता है और आयरन का 1561 होता है, मीन्स सेकेंड आयन एनर्जी भी आयरन का मैग्नीज से ज़्यादा होता है। अब ये कैसे हुआ, तो उसके लिए देखो कॉन्फ़िगरेशन, मैग्नीज से एक इलेक्ट्रॉन और निकाला जाएगा तो मैग्नीज Mn2+ बन जाएगा, मीन्स अभी मैग्नीज के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद भी मैग्नीज के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा, 3d5 ही रहेगा। अभी आयरन के पास अभी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है क्योंकि 4s1 है, 4s हाफ फील्ड है जिससे इलेक्ट्रॉन निकालना है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन निकालने के बाद आयरन Fe2+ हो जाएगा, इसका 3d6 हो जाएगा, अब स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है, इसलिए मैग्नीज प्लस का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, मैग्नीज 2+ का भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैग्नीज प्लस से मैग्नीज 2+ जाने में बहुत दिक्कत नहीं होता है, लेकिन आयरन +1 से नहीं चाहता है +2 में जाए क्योंकि +1 के फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और +2 के फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसलिए यहाँ पे मतलब जो कॉन्फ़िगरेशन का स्टेबिलिटी होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले नहीं करता है, क्योंकि यहाँ पे स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन की बात करें तो आयरन के पास इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जो कॉन्फ़िगरेशन आता है वो स्टेबल नहीं रहता है, इसलिए यहाँ पे स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा रोल नहीं है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का रोल है, मैग्नीज से न्यूक्लियर चार्ज आयरन का ज़्यादा होता है, इसलिए सेकेंड आयन एनर्जी आयरन का मैग्नीज से ज़्यादा हो जाता है। तो आयरन का सेकेंड आयन एनर्जी मैग्नीज से ज़्यादा होगा क्योंकि आयरन का न्यूक्लियर चार्ज मैग्नीज से ज़्यादा होता है, आयरन का एटॉमिक नंबर मैग्नीज से ज़्यादा होता है, इसलिए फर्स्ट और सेकेंड दोनों ही आयन एनर्जी आयरन का मैग्नीज से ज़्यादा होगा। लेकिन थर्ड आयन एनर्जी की बात करेंगे हम लोग, तो थर्ड आयन एनर्जी में देखो, अब मैग्नीज के पास 2 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद मैग्नीज के पास 3d5 कॉन्फ़िगरेशन आ गया और आयरन के पास क्या आ गया 3d6। तो मैग्नीज के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, आयरन के पास नहीं है। अब मैग्नीज अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Mn3+ में कन्वर्ट होगा और ये हो जाएगा 3d4, मीन्स स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं रहेगा। लेकिन अगर आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज करता है, आयरन Fe आपका 2+ है 3d6, अगर 1 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो Fe+3 क्या बन जाएगा 3d5। तो आयरन एक इलेक्ट्रॉन लूज जब करता है तो एक इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो आयरन चाहता है 1 इलेक्ट्रॉन लूज करना, मीन्स आयरन चाहता है Fe2+ से Fe3+ में कन्वर्ट होना, क्योंकि Fe3+ हैज स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। लेकिन मैग्नीज नहीं चाहता है क्योंकि मैग्नीज का Mn2+ के फॉर्म में ही स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। तो मैग्नीज +2 से +3 में कन्वर्ट होना नहीं चाहता है क्योंकि +2 के फॉर्म में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन आयरन +2 से +3 होना चाहता है क्योंकि Fe+3 में स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, राइट। इसलिए मैग्नीज का थर्ड आयन एनर्जी का वैल्यू आयरन के थर्ड आयन एनर्जी से बहुत ज़्यादा हो जाता है। देख लो 3260 है मैग्नीज का और आयरन का है 2962। ऐसा क्यों? तो ऐसा इसलिए क्योंकि मैग्नीज Mn2+ के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है, इसलिए मैग्नीज चाहता है Mn2+ के फॉर्म में रहना, और Fe+3 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है तो आयरन चाहता है +3 के फॉर्म में रहना। इसलिए आयरन +2 से +3 ईजिली कन्वर्ट होता है और मैग्नीज +2 से +3 ईजिली कन्वर्ट नहीं होता है। इसलिए मैग्नीज का थर्ड आयन एनर्जी का वैल्यू आयरन के थर्ड आयन एनर्जी से बहुत ज़्यादा होगा। तो इस तरीक़ा से कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर हो गया कि Fe+3 ज़्यादा स्टेबल होगा Mn+3 से, क्योंकि Fe+3 के पास क्या स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है और Mn+3 के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन नहीं है। इसी कॉन्फ़िगरेशन की वजह से, इसी आयन एनर्जी की वजह से ही डिसाइड होता है ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग पावर। एग्ज़ाम में आता है
कि Mn+3 Fe+2 के फॉर्म में जाना चाहता है, लेकिन Mn+3 के फॉर्म में जाना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे Fe+3 मोर स्टेबल है और यहाँ पे Mn+2 मोर स्टेबल है। यहाँ पे Mn+2 में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है और यहाँ पे Fe+3 में 3d5 कॉन्फ़िगरेशन है। तो Mn+3 Mn+2 में जाना चाहता है, तो +3+2 में कब जाएगा? जब इलेक्ट्रॉन लेगा। इलेक्ट्रॉन लेने वाला क्या होता है जी? इलेक्ट्रॉन लेने वाला होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो हमारा Mn+3 क्या हुआ? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन Fe+3 नहीं जाना चाहता Fe+2 में। तो एग्जाम में आता है कि Mn+3 और Fe+3 में स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन है? तो Mn+3 स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि Mn+3 को Mn+2 के फॉर्म में जाने का टेंडेंसी ज़्यादा होता है, क्योंकि Mn+2 आपका के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन होता है। उसी तरीक़ा से यहाँ पे Fe+3 के फॉर्म में जाना चाहता है, तो +3 के फॉर्म में कब जाएगा? ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इलेक्ट्रॉन लूज करने वाला क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एग्जाम में आता है वाई Mn+3 इज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और Fe+2 इज रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसके पीछे रीजन यही है कि Mn+3 Mn+2 के फॉर्म में जाता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, एंड Fe+2 Fe+3 के फॉर्म में जाता है ड्यू टू स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। ओके, अब Mn के बाद अब क्रोमियम को देखते हैं। क्रोमियम का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू 1592 होता है। देख लो, यह मैग्नीज और आयरन दोनों से बहुत ज़्यादा हो गया, जबकि इसका एटॉमिक नंबर तो कम होता है, 24 होता है। तो इसके पीछे रीजन ये है कि क्रोमियम प्लस के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है 3d5, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन जब लूज करता है तो क्रोमियम 2+ बन जाता है, वो आ जाता है 3d4, ये अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसलिए क्रोमियम प्लस नहीं चाहता है कि क्रोमियम 2+ के फॉर्म में जाए ड्यू टू अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन, राइट। इसलिए क्रोमियम का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है। ओके, हाँ, क्रोमियम 2+, क्रोमियम 3+ के फॉर्म में जाना चाहता है कि क्रोमियम 3+ जाता है तो 3d3 हो जाता है। ये 3d3 स्टेबल कैसे होता है? तो ये पढ़ना है डी ब्लॉक एलिमेंट्स में, मतलब सॉरी कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में मैं बताऊंगा कि क्रोमियम 3+ स्टेबल कैसे होता है, क्योंकि डी ऑर्बिटल्स स्प्लिट होकर के 2 पार्ट में ब्रेक हो जाता है, डी सब सेल 2Tg और Eg में कन्वर्ट हो जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में इस चीज़ को डिस्कस करूँगा, लेकिन अभी इतना है कि क्रोमियम प्लस क्रोमियम 2+ के फॉर्म में नहीं जाना चाहता है ड्यू टू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ क्रोमियम प्लस। यही वजह है कि क्रोमियम का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाता है, एक्सपेक्टेशन से बढ़ जाता है। उसी तरीक़ा से कॉपर को देखो, कॉपर प्लस के पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है। कॉपर अगर एक और इलेक्ट्रॉन लूज किया, कॉपर 2+ बन गया, तो इसके पास आ जाएगा 3d9 अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन। तो कॉपर नहीं चाहता है सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करना। यही वजह है कि कॉपर का सेकेंड एनर्जी का वैल्यू पूरे 3D सीरीज में सबसे ज़्यादा होता है। सेकेंड एनर्जी ऑफ कॉपर इज हाईएस्ट अमॉन्ग ऑल 3D सीरीज एलिमेंट्स ड्यू टू मोर स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर प्लस एंड लेस स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर 2+। ओके, उसी तरीक़ा से यहाँ पे जिंक का फर्स्ट एनर्जी सेकेंड एनर्जी का वैल्यू देख लो कॉपर से कम होता है। क्यों? क्योंकि जिंक जब सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तब भी इसके पास क्या रहेगा? स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ही रहेगा। इसलिए जिंक को सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने में बहुत डिफिकल्टी नहीं होता है, क्योंकि सेकेंड इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद भी स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहेगा। हाँ, जिंक का अगर थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालोगे तब इसका एनर्जी बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि इसके पास अनस्टेबल कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है। तो पूरे 3D सीरीज में थर्ड एनर्जी का वैल्यू जिंक का सबसे ज़्यादा हो जाता है। रीज़न क्या है? कि उसके पास स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन Zn2+ के फॉर्म में रहता है, तो नहीं चाहता है +3 के फॉर्म में कन्वर्ट हो। तो इस तरीक़ा से पूरा एनर्जी हुआ, और एनर्जी के बेसिस पे आप बहुत कुछ समझ सकते हैं DNA ब्लॉक में। अब अगले वीडियो में बताऊंगा ऑक्सीडेशन नंबर और रिडक्शन पोटेंशियल, राइट। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए, दूसरे को बताइए और जितना हो सके उतना प्रचार कीजिए। ओके, धन्यवाद, थैंक यू।